हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम वाला। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लेटर मुगल्स। मैंने आपके लिए संपूर्ण सीरीज में मुगल एम्परर को पूरा पढ़ाया था, बट इन दैट सीरीज मैंने आपको लेटर मुगल्स नहीं पढ़ाया था। सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो, अ क्रक्स ऑफ द लेटर मुगल एम्पायर। लेटर मुगल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेटर मुगल्स बेसिकली कौन है? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द औरंगजेब, या फिर आप कह सकते हो आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब टिल आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बीच के रेन में जितने भी आपके एम्परर्स आए हुए थे वो सारे के सारे आपके लेटर मुगल्स के अंडर आते हैं। और जो साम्राज्य आपका बाबर ने स्टैब्लिश किया था, जिसका एक्सपेंशन अकबर ने किया था, फिर कुछ आप कह सकते हो कंसोलिडेशन जो कि जहांगीर और शाहजहां ने किया था, और साउथ में जिसको औरंगजेब लेके गया था, औरंगजेब की डेथ होने के बाद ये जो आपका एम्पायर है ये बहुत ही छोटे से एरिया में सिमट गया। और जो नाम, फेम, वैलर, पावर जो आपके अर्ली आप कह सकते हो अर्ली मुगल एम्परर्स, अर्ली मुगल बादशाह के पास होती थी, वो लेटर मुगल्स के पास उतनी नहीं बची। तो हम एक एक करके देखेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। और लेटर मुगल्स में जो हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब जो आपके आएंगे बेसिकली दे आर द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के सक्सेसर आएंगे। इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। तो इंपॉर्टेंट रूलर्स में सबसे पहले आपके आते हैं औरंगजेब के बाद मुअज्जम, दैट इज बहादुर शाह फर्स्ट। अब मैं आपको मुअज्जम जो बहादुर शाह फर्स्ट है, बहादुर शाह फर्स्ट के पहले से मैं आपको बता देती हूँ, इनके पहले मोहम्मद आजम शाह बैठे हुए थे गद्दी पे। मोहम्मद आजम शाह, जी हाँ, मोहम्मद आजम शाह। लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए होता है, ज्यादा टाइम के लिए वो रूल नहीं करते हैं। मोहम्मद आजम शाह की अगर मैं बात करूंगी बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, जस्ट अ सेकेंड, यस, बहादुर शाह फर्स्ट। इंपॉर्टेंट रूलर्स में मैं भी आपको जो बताने वाली हूँ वो मोहम्मद आजम शाह के बारे में बता रही हूँ। मोहम्मद आजम शाह के बारे में मैं आपको बस एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ, ताकि आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए जब हम मुगलों को पढ़ेंगे। तो वो फाउंडेशन ऐसा है, जैसा कि आपको पता है कि जो आपके शिवाजी हैं, शिवाजी के बेटे कौन थे? संभाजी। छोटी सी स्टोरी, संभाजी, यस और नो। और संभाजी के बेटे थे साहू जी। और हमें पता है कि साहू जी को आपके औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था, यस और नो, औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था। तो आपके जो मोहम्मद आजम शाह हैं, इन्होंने क्या किया था कि औरंगजेब की डेथ के बाद बेसिकली साहू जी को रिलीज कर दिया था, साहू जी को रिलीज कर दिया था, ताकि जो मराठा की पावर जो इतनी बढ़ती जा रही है कहीं वो हमें ही सप्रेस ना कर दे, इस डर से इन्होंने इसको रिलीज कर दिया था, ताकि हमें मराठों का सपोर्ट मिल सके। तो इसीलिए मोहम्मद आजम के टाइम से आप कह सकते हो मराठा का जो सपोर्ट है वो इनको मिलना चालू हो गया। समझ में आया कि नहीं? और जो कि आपके जो बहादुर शाह जफर फर्स्ट आएंगे उस टाइम पे भी इनके रिलेशंस मराठों के साथ अच्छे रहेंगे। तो वही मैं आपको बस बताना चाह रही थी कि जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बात हो रही है मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट की, ठीक है, मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये जो थे, जिस तरीके से औरंगजेब की एंटी हिंदू पॉलिसीज थी, एंटी हिंदू पॉलिसीज, वो आपके मुअज्जम जी के साथ नहीं थी, मतलब बहादुर शाह फर्स्ट के साथ नहीं थी। ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज के लिए टॉलरेंट थे। इन्होंने बेसिकली जजिया को कभी अबॉलिश तो नहीं किया, लेकिन हाँ कभी भी उस जजिया से इन्होंने कंपेल नहीं किया, मतलब कि जो टैक्स है उसको स्ट्रिक्टली कलेक्ट नहीं किया। किसकी बात कर रही हूं मैं? जजिया की। फिर यहाँ पे लिखा हुआ ही ग्रांटेड मराठास सरदेश मुखी ऑफ डेक्कन, उन्होंने मराठास को सरदेश मुखी भी दिया, बट ही डिड नॉट ग्रांटेड चौथ। आप सभी को पता है कि सरदेश मुखी और जो चौथ है बेसिकली दे आर द टैक्स, ये टैक्स है। मुगल हिस्टोरियन लाइक खाफी खान गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह ए बेखबर। इनको शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता था कि आखिरकार मेरे साम्राज्य में चल क्या रहा है। इनको किसी भी चीज की खबर नहीं होती थी, वहां पे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है इनको नहीं पता, नोबल्स के बीच में कुछ बातचीत चल रही है इनको नहीं पता। इसीलिए जो आपके हिस्टोरियन खाफी खान है, इन्होंने इनको टाइटल दिया था शाह ए बेखबर का। समझ में आया कि नहीं? सो दिस वाज बहादुर शाह फर्स्ट। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये आपके बेसिकली बहादुर शाह फर्स्ट है।
इसके बाद आपके आते हैं जहांदार शाह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका टाइम पीरियड है 1712 टू 1713। जहांदार शाह के बाद अगर हम देखेंगे बेसिकली कि जहांदार शाह के बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार ये कौन थे, किस तरीके से इनका बेसिकली हम बात करेंगे किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो मैं आपको बता दूं, जहांदार शाह को लंपत मूर्ख कहा जाता था। और इनको लंपत मूर्ख क्यों कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। जहांदार शाह को लंपत मूर्ख इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो नोबल्स थे, जो इनके कोर्ट में मिनिस्टर्स थे, इनको नहीं पता होता था कि इनके मिनिस्टर्स आखिरकार क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, और इनके ऊपर जो कंट्रोल था वो नोबल्स का कंट्रोल था। नोबल्स के कंट्रोल होने के कारण इनको लंपत मूर्ख कहा जाता था। फिर इनने जो बेसिकली अगर इनने कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम किया था तो उसमें सबसे पहले आता ही इंट्रोड्यूस्ड इजारा सिस्टम, रेवेन्यू फार्मिंग को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिकली ये एम्परर किसकी मदद से बने, तो ही बिकेम द एम्परर विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान की मदद से इनको एम्परर बनाया गया था। और फिर देखेंगे इन्होंने क्या किया, ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद मराठास एंड राजपूत। जो अकबर के टाइम पे जो पॉलिसी अकबर ने ली थी, रिलीजियस पॉलिसीज, राजपूत पॉलिसीज, मैट्रिमोनियल अलायंसेस एक्सेट्रा, वही आपकी सारी की सारी आप कह सकते हो कि इन्होंने भी उसी तरीके से मराठा और राजपूत के साथ फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। और इसीलिए इन्होंने जजिया को क्या कर दिया था, एबॉलिश, जजिया को इन्होंने एबॉलिश किया था। He granted Sardeshmukhi and Chauth to the Deccan to Sahuji and accorded the title of Mirza Raz Savai on Jai Singh of Amber and title of Maharaja to Ajit Singh। आप देख सकते हो कि भले ही इस टाइम पे मुगल का जो साम्राज्य है, मुगल का जो वैलर है, नेम फेम है, वो भले ही कम हो गया था, लेकिन फिर भी ये चीज क्या दिखाती है, इन्होंने जो सवाई राजा का जो टाइटल दिया था जय सिंह को, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मुगलों की प्रेस्टीज अभी भी बाकी है। और आप कह सकते हो भले ही आपके जो जहांदार शाह जी हैं, इनको भले ही इनको भले ही लंपत मूर्ख कहा जाता था, उसका कारण है कि इनके कोर्ट में बहुत सारा डांसिंग, एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें ज्यादा चलती थी, और यही कारण है कि इनको लंपत मूर्ख कहा जाता था। फिर भी इन्होंने जो टाइटल है मतलब कि आप कह सकते हो कि मराठास और राजपूत के साथ पॉलिसीज, मतलब कि रिलेशंस को ज्यादा अच्छे रखने के लिए, रिलेशंस को अच्छे रखने के लिए इन्होंने उनको टाइटल भी दिया था। मिर्जा राज सवाई सिंह जय सिंह को दिया था और महाराजा टाइटल दिया था अजीत सिंह को। तो ये बेसिकली आपके जहांदार शाह हैं। फिर उसके बाद आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्रुख सियार, जिनका टाइम पीरियड था 1713 टू 1719। फर्रुख सियार बेसिकली इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यही वो पर्सन है जिन्होंने अंग्रेजों को फरमान इशू किया था और बाद में उसकी गलती को इन्होंने भुगता था। फर्रुख सियार ने को एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ। फर्रुख सियार को पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया था, और पैर में क्योंकि उनको बहुत बड़ा घाव हो गया था तो वो चीज कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अब वो चीज कोई ठीक कर नहीं पा रहा था तो क्या हुआ, बेसिकली उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था तो ये बड़े दुखी रहते थे। फिर आपके एक ब्रिटिशर्स हैं, वो ब्रिटिशर्स का नाम आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उनका नाम है विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने क्या किया कि फर्रुख सियार के पैर को ठीक कर दिया। जैसे ही फर्रुख सियार के पैर को ठीक किया, इन्होंने फरमान इशू कर दिया। तो आप देख सकते हो इन्होंने अपन कहते हैं ना कि इमोशंस में कोई काम नहीं, इमोशंस में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यस और नो, और खुशी में कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। वही गलती किसने कर दी फर्रुख सियार ने। इमोशंस में इन्होंने फरमान इशू कर दिया और जिसका आप कह सकते हो कि जिसका का पूरा भुगतान किसने किया, आने वाले 200 सालों में पूरे भारत के लोगों ने किया, यस और नो। तो दिस वाज फर्रुख सियार। फर्रुख सियार बेसिकली इन्होंने जजिया को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया था। और क्योंकि ये फर्रुख सियार जो हैं सैयद ब्रदर, जिनको किंग मेकर्स कहा जाता है, क्योंकि कई सारे लेटर मुगल्स में किंग्स आए थे, उनको सैयद ब्रदर्स ने ही बिठाया और वही उनको हटा देते थे। तो सैयद ब्रदर की मदद से क्योंकि फर्रुख सियार गद्दी पे बैठे थे और इसीलिए ये पपेट थे उनके अंडर में। सैयद ब्रदर्स कौन है मैम, तो यहाँ पे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इनको सैयद ब्रदर्स कहा जाता है। दोनों भाई थे और जो कि किंग मेकर्स थे, बहुत सारे किंग को ये बिठाते थे गद्दी पे, इसीलिए।
पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बिल्कुल इन्होंने अडॉप्ट की थी, इन्होंने जजिया को हटा दिया था, पिलग्रिमेज टैक्स को हटा दिया था, एंड गेव फरमान टू ब्रिटिशर्स, फरमान दिया था, ये चीज आप लोग बिल्कुल नहीं भूलोगे। एंड डीथ्रोन्ड बाय सैयद ब्रदर्स, मतलब कि क्या क्या लिखा हुआ है पपेट, मतलब सैयद ब्रदर्स ने इनको बिठाया और फर्रुख सियार को ही डीथ्रोन, मतलब हटाया भी किसने, सैयद ब्रदर्स ने। यस और नो, समझ में आया कि नहीं? ये आपके फर्रुख सियार जी हैं, यहाँ पे बात हो रही है फर्रुख सियार की। अब हम आगे अगर देखेंगे तो आपके आ जाते हैं राफी उद दरजात, राफी उद दरजात, बेसिकली राफी उद दौला और राफी उद दरजात, इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं फर्रुख सियार के बाद, लेकिन लंग डिसीज होने के कारण उन दोनों की डेथ हो जाती है। और एक पिक्चर भी है उसमें सिंबलाइज किया गया है कि भाई इनको गद्दी पे बिठाया है, 3-4 महीने बाद इनकी डेथ क्यों हो जाती है, तो बोले लंग डिसीज हो गई। फिर उसके बाद राफी उद दरजात के बाद राफी उद दौला को बिठाते हैं, तो भाई उनकी क्यों डेथ हो गई, तो बोले लंग डिसीज हो गई। तो भाई क्या ये क्या चल रहा है आखिरकार, मुगल दरबार में जो लेटर मुगल्स हैं लंग डिसीज से डेथ हो जा रही है। कोई किसी भी आप कह सकते हो कि किसी भी जो बादशाह बैठा है वो ज्यादा टाइम तक रूल ही नहीं कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम का फॉर्च्यून था, एक टाइम होता है जब एक इंसान का उत्थान होता है, बेसिकली वो आगे बढ़ता है, फिर पतन भी उसका निश्चित है। ये सुनो, तो वही है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किसका था, तो वो था राफी उद दरजात का। अब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला की। मोहम्मद शाह रंगीला आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद शाह रंगीला जो थे बेसिकली बहादुर शाह जफर फर्स्ट के बेटे थे, सॉरी बेटे नहीं, ग्रैंड सन थे। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। और इनका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आप देख ही रहे हो, बेसिकली इनका टाइम पीरियड है 1719 टू 1748। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दी थी, वही किंग मेकर्स जो गद्दी पे सबको बिठाते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली क्या किया, निजाम उल मुल्क डेक्कन में, ये इनके बड़े अच्छे दोस्त थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनको बोला निजाम उल मुल्क को कि भाई निजाम मुल्क जी आप जाओ, और किसकी हत्या करनी है आपको, सैयद ब्रदर्स की। सैयद ब्रदर्स में इन्होंने हुसैन अली खान, जो सैयद ब्रदर्स का एक भाई था हुसैन अली, जिसमें से एक था हुसैन अली, उसकी हत्या कर देते हैं। कौन? निजाम उल मुल्क। जैसी हत्या करते हैं लोग, वो बिल्कुल लोगों में आक्रोश आ जाता है कि भाई कैसे हत्या कर दी, तलवार उठा लेते हैं। फिर मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं कि मैंने ही इसको मरवाया है। क्यों मरवाया है भाई? इसीलिए मरवाया है क्योंकि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल होना चाहते थे। ये चाहते थे कि मुगल दरबार में जो बादशाह बैठा है मैं हटा दिया जाऊं और ये लोग यहाँ गद्दी पे आए, तो ये मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, इसीलिए किंग मेकर्स को मैंने हटा दिया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपका बेसिकली हुसैन, किसकी बात हो रही है, सैयद हुसैन खान की जैसे ही मृत्यु होती है तो इनका जो दूसरा भाई होता है सैयद अब्दुल्ला खान, इसको बहुत बुरा लग जाता है। इसको लगता है मेरे भाई को कैसे मरवा दिया, तो वो अपनी आर्मी लेके जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के पास। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के पास आर्मी भी बहुत थी, वेपन्स भी बहुत सारे थे, स्ट्रैटेजी भी थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला इस तरीके से बेसिकली दोनों भाइयों को खत्म कर देते हैं। तो ये इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने उसको मारा था। उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, इनके टाइम पे नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था। नादिर शाह का जब इन्वेजन हुआ था तो आपको पता है इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली आपका पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड जो थे वो नादिर शाह का इन्वेजन हुआ और वो लेके चले गए मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। जब नादिर शाह का अटैक हुआ था तो इन्होंने काफी ज्यादा लूटिंग का काम किया था, लूट किया था इन्होंने दिल्ली से। और दिल्ली से जब इन्होंने लूट किया था तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक खबर झूठी फैला दी थी कि नादिर शाह की डेथ हो गई है। नादिर शाह की डेथ हो गई है तो उनके जितने भी सोल्जियर्स थे नादिर शाह के, उनको एक धक्का लग गया कि भाई नादिर शाह की डेथ हो गई है। जैसे ही उनको धक्का लगा तो उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो गया और कई सारे सोल्जर्स को इस तरीके से मार दिया गया था नादिर शाह के। जब नादिर शाह को ये पता चला कि मेरे बारे में ये अफवाह फैली हुई है कि मेरी मृत्यु हो गई है, तो बाद में क्या हुआ था कि नादिर शाह ने आदेश दे दिए थे कि दिल्ली में एक को भी नहीं छोड़ा जाए। और दिल्ली में इतनी मारकाट की कि इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे उस टाइम से निकलना मुश्किल हो गया था। इसीलिए नहीं मुश्किल हुआ था कि मारकाट हो रही है, बल्कि इसीलिए मुश्किल हो गया था कि डेड बॉडीज इतनी सारी हो गई थी कि सभी जगह सिर्फ डेड बॉडीज की गंदी स्मेल आ रही थी और उस कारण से लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो ये इन्वेजन था नादिर शाह का। कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली
कि ऑटोनॉमस स्टेट जो इमर्ज हुए थे इनके टाइम पे, उनमें से निजाम उल मुल्क डेक्कन में हुआ था, शहादत खाना अवध में हुआ था, मुर्शिद कुली खान जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ था। नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था और कोहिनूर डायमंड ये लेके चले गए थे। जैसा कि हमने देखा कि ये जो आपके किंग मेकर्स जो कि सैयद ब्रदर्स थे, उनकी हेल्प से इनको गद्दी पे बिठाया गया था, बाद में इन्होंने ही उनको किल कर दिया गया था। फिर उसके बाद है यहाँ पे कि नादिर शाह वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ करनाल, बेसिकली हार गए थे। और अहमद शाह अब्दली ऑल्सो रेडेड दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग हिज रेन। हालांकि अभी अहमद शाह अब्दली, अहमद शाह दुर्रानी, इन्होंने सिर्फ रेड किया है, अभी आगे की कहानी इसमें शुरू नहीं हुई है। सो दिस वॉज अबाउट मोहम्मद शाह रंगीला। अब आते हैं आपके अहमद शाह। किसकी बात हो रही है? अहमद शाह। अहमद शाह की जब हम बात करेंगे तो मोहम्मद शाह रंगीला के ये सिर्फ एक बेटे थे, अहमद शाह, एंड ये बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट थे, अच्छे रूलर नहीं थे, इसलिए ये ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सके। फिर आपके आते हैं आलमगीर टू, और आलमगीर टू के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी फॉट हुआ था। ये प्रीलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार बैटल ऑफ प्लासी किसके टाइम पीरियड पे फॉट हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉट हुआ था आपका आलमगीर टू के टाइम पे। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट फिर है यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली किसकी? शाह आलम टू की, अली गौहर की। शाह आलम टू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर को फॉट किया गया था। और शाह आलम टू बेसिकली किसके साथ ये मिलके फॉट करते हैं? तो सिराजुद्दौला के साथ ये बेसिकली मिलकर यहाँ पे फॉट करते हैं बैटल ऑफ सॉरी नॉट सिराजुद्दौला, शुजा उद्दौला, सॉरी माय मिस्टेक, शुजा उद्दौला और साथ में मीर कासिम, इनके साथ बैटल ऑफ बक्सर को ये फॉट करते हैं, जो कि 1764 में फॉट हुआ था। इसके अलावा इनके जो इंपॉर्टेंट इनके टाइम पीरियड में जो बात होती है वो होती है अहमद शाह अब्दली का इन्वेजन। अहमद शाह दुर्रानी जिन्होंने अफगानिस्तान तो जीत ही लिया था। मैं आपको बता दूं इस टाइम पे जो मुगल आपके बादशाह बैठे हुए हैं वो सिर्फ नाम के बादशाह बैठे हैं। इस समय पे जो पूरे भारत में जिसका शासन है वो है मराठास। मराठास का पूरे भारत में इस तरह में शासन है और कहीं ना कहीं मुगल भी मराठों के अंडर में आते हैं। इसीलिए जब अहमद शाह दुर्रानी ने इंडिया में इन्वेजन किया था और इंडिया में जब उन्होंने इन्वेजन किया था तो अफगानिस्तान तक वो जैसे ही आए थे तो उनकी नजर थी दिल्ली पे। तो अहमद शाह दुर्रानी दिल्ली को जीतना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में इस टाइम पे जब शाह आलम टू बैठे हुए थे तो शाह आलम टू जब बैठे हुए थे तो इस समय जो मराठों का फर्ज बनता है कि भाई क्योंकि मुगल उनके अंडर में आते हैं तो मराठा जाके दिल्ली को बचाएं। यही कारण था कि अहमद शाह दुर्रानी दिल्ली को जरूर जीतने आया था, लेकिन लड़ाई किससे हुई थी? मराठों से। क्योंकि अगर मराठा कहीं ना कहीं अगर मुगल बादशाहों की मदद नहीं करते तो आप कह सकते हो ये उनके रिस्पेक्ट, उनके नेम फेम पे धब्बा था। इसीलिए मराठों ने आगे आके बेसिकली दिल्ली को बचाया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में गए और इन्होंने वॉर फॉट किया। बालाजी बाजीराव उस टाइम पे आप कह सकते हो पेशवा थे, और सदाशिव राव और विश्वास राव ये लोग बेसिकली दोनों गए थे, और भी लोग गए थे, जितने भी लोग थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। लेकिन हमें पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फेलियर, और उसके बाद से जो हमारी लाइफ है, मतलब आप कह सकते हो इंडियन हिस्ट्री है, वो कंप्लीटली चेंज हो गई है ना। तो इसलिए आप लोग ये याद रखोगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके टाइम पे फॉट हुआ था। फिर इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में भी फॉट किया था। मैं आपको बता दूं शाह आलम टू एक ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी कई सारे साल जो बादशाह की गिरी में कई सारे साल अंधे होकर इन्होंने शासन किया। आप देख सकते हो कि कितने बदकिस्मत बादशाह थे शाह आलम टू। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जैसे ही ये बैटल ऑफ बक्सर हार जाते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक साल बाद 1765 में ये साइन करते हैं, जिसमें दीवानी ऑफ बंगाल जो है वो कंपनी के पास चली जाती है। फिर दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा ये सबके पास चली जाती है और ये सिर्फ इंग्लिश के एक पेंशनर बच जाते हैं। और आप देख सकते हो इस तरीके से किस तरीके से बेसिकली डिक्लाइन जो है वो मुगलों के पास, डिक्लाइन मुगलों का होता जा रहा है और ब्रिटिशर्स का जो है वो उत्थान होता जा रहा है। अकबर टू जो है बेसिकली इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंट्रोड्यूस किया था और एक फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया था फूल वालों की सैर, और यही कारण है कि राजा राम मोहन रॉय ने इन्हें टाइटल दिया था, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को टाइटल दिया था किसका? राजा का, मोहन रॉय है ना, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ये आपकी इमेज बनी हुई है अकबर टू की।
आगे हम बात करेंगे बहादुर शाह टू की। बहादुर शाह टू आपके जो एम्परर थे, ये आपके लास्ट मुगल एम्परर हैं जिन्होंने दिल्ली का सिंहासन पे विराजमान थे। मुगल, ये आखिरी मुगल बादशाह हैं। ये एक राइटर भी थे और राइटर होने के साथ साथ ये उर्दू पोएट भी थे जिनकी जो पेन नेम था उसका नाम था जफर। पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इन्होंने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आप जैसे कि इमेज में देख रहे हो, ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून, और रंगून में इन्होंने डिपोर्ट कर गए थे और वहां पर उनकी जाके डेथ हो गई थी। ये आप देख सकते हो बहादुर शाह जफर। सेकंड की बात हो रही है, फर्स्ट की नहीं। फिर हम बात करते हैं कि भाई मुगल्स क्यों आपके बेसिकली डिक्लाइन हो गए। तो सबसे पहले आप कह सकते हो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, जिसने कई सारे लोगों को एंटी मुगल बना दिया और रिवोल्ट होना चालू हो गए। उसके बाद जो मिलिट्री एक्सपीडिशन थे औरंगजेब के, उसने दे टर्न्ड द मुगल ट्रेजरी इनटू जीरो, और कई सारा रेवेन्यू में लॉस हुआ, फाइनेंस में लॉस हुआ, जिसके कारण मिलिट्री अच्छे से आप कह सकते हो डेवलप नहीं कर पाई। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे कि जादूनाथ सरकार ने कहा है, जेएन सरकार टोल्ड व्हाट ही सेड कि डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब बिकेम द अल्सर फॉर मुगल्स एंड बिकेम द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। उसके बाद जो आप कह सकते हो कि वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत ज्यादा हुए, उस कारण भी ये भी एक माना जाता है डिक्लाइन होने के कारण। देन वीक लाइन ऑफ सक्सेशन मतलब कि आपके जो लेटर मुगल्स थे वो बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट और वीक रूलर्स थे। जिस तरीके का नेम फेम और वैलर पुराने जो अर्ली मुगल रूलर्स थे उनका था, वो लेटर मुगल्स में देखने को नहीं मिला। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वो इमर्ज हुए, जिसमें से एक सबसे बड़ा आपके जो पूरे भारत पे साम्राज्य फैला हुआ था वो था मराठा एम्पायर का। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं यही सारे कारण रहे हैं जिसके कारण जो माइटी मुगल एम्पायर था वो इस तरीके से डिक्लाइनिंग फेज में आया। एंड फाइनली द रिवोल्ट ऑफ 1857 गेव द डेथ ब्लो टू द मुगल एम्पायर कंप्लीटली। Okay, so that is all about today. So that is just the crux of all the Mughal Empire, later Mughal Empire. Hope you like this video. Thank you everyone.